गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज सुबह 8 बजे लाइव आऊंगा। जो अंकिता केस में नया डेवलपमेंट हुआ है और अंकिता के माँ बाप ने जो विशेष लोक अभियोजक या जिसे आप सरकारी वकील कहते हैं उनको हटाने की मांग की है केस से। जितेंद्र रावत है उनका नाम। और उसके बाद कई लोगों का मुझे मैसेज आया, कमेंट आए कि इस बात को खोल कर रखा जाए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उन्हें हटाने की मांग रखी गई है माँ बाप द्वारा। तो क्योंकि देखिए, ये एक समाज का मुकदमा है, ये कोई अंकिता के माँ बाप का मुकदमा नहीं है। ये एक समाज का मुकदमा है और सभी लोग इसमें न्याय चाहते हैं। तो हमारी भी भरसक कोशिश होती है कि जितना संभव हो सके इस केस के जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डेवलपमेंट हैं, आप लोगों के बीच में लेके आए। और क्योंकि मैं कोर्ट में मौजूद रहता हूँ हमेशा, अंकिता के माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो मुझे सारी जानकारियां भी रहती हैं। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी मेरी ही बन जाती है फिर, कि मुझे ही बताना होगा कि आखिरकार क्या वजह है कि जो विशेष लोक अभियोजक हैं जितेंद्र रावत, उनको हटाने की एप्लीकेशन माँ बाप ने जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान जी को दी है। वो कल ही दी है, 1 जून को। और अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या है मैटर है। आपके कोई सवाल भी होंगे तो उसका भी मैं जवाब दूंगा। कुछ लोग वीडियो पे भी जुड़ना चाह रहे हैं। फिलहाल मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ वो मैं अपनी बात रख देता हूँ। उसके बाद कुछ अलग से आपको बात मुझसे करनी हो तो मेरा नंबर आपके पास है, आप फोन पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। मैं इस वक्त केवल आप लोगों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आखिरकार क्या वजह है कि जितेंद्र रावत, जो कि विशेष लोक अभियोजक हैं अंकिता केस में, उनको हटाने की मांग है। देखिए, इसकी शुरुआत जो है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो अंकिता केस है उसमें जो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति है, वो देखिए, हम हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में हालांकि सीबीआई जांच के लिए जो हमारी पिटिशन थी वो खारिज हुई थी, लेकिन उसका एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आया था कि उसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्शन दिया था कि अंकिता केस के लिए राज्य के एक क्रिमिनल साइड के बढ़िया वकील, जिसे आप विशेष लोक अभियोजक कहते हैं, उसकी नियुक्ति की जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये विशेष लोक अभियोजक की जो नियुक्ति है, वो जो हमारे प्रयास थे, जो हम हाईकोर्ट गए थे, उसके बाद हुई है। तो इसमें देखिए, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि हालांकि नियुक्ति करने का अधिकार सरकार का ही है, मुख्यमंत्री का है, लेकिन देखिए, जो जस्टिस डिलीवर होना है, जो न्याय प्राप्त होना है, वो मूल रूप से अंकिता के परिजनों को होना है, न कि एसआईटी को होना है, न तो राज्य सरकार को होना है, न हमें होना है। जो न्याय के मुख्य हकदार हैं वो अंकिता के माँ बाप और परिजन हैं, भाई है, जो सगे हैं। और जो सगे चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं, उनकी ही सोच के हिसाब से विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होनी चाहिए थी। तो जब ये विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई थी, तब भी अंकिता के परिजनों द्वारा ये बात कही गई थी कि जो आपने जितेंद्र रावत जी को विशेष लोक अभियोजक बना दिया है, वो हमारी सहमति से नहीं बनाया। और उसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री धामी जी को पत्र भी भेजा गया था। तुरंत ही भेजा गया था, जब मेरे ख्याल से जनवरी महीने में, इसी साल जनवरी में,
जब इस केस की कोटद्वार में सुनवाई शुरू हुई थी, तभी मुख्यमंत्री जी को इसमें सूचित कर दिया गया था कि जितेंद्र रावत जी की आपने जो नियुक्ति की है उसके लिए हमारी सहमति नहीं ली गई। इस बीच एक सवाल आया है, प्राइवेट अधिवक्ता भी हैं क्या इसमें नेगी जी अंकिता की ओर से? जी मैं बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट करूंगा। देखिए जो मुकदमा है ये स्टेट वर्सेस पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता है मुख्य रूप से। तो जब ये सरकार वर्सेस है मुकदमा, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार का वकील होगा और सरकार के वकील हैं जितेंद्र रावत जी। आपको जानकारी होगी कि जितेंद्र रावत जी से पहले एक सरकारी अधिवक्ता जो अमित सजवाण थे, उन्होंने भी पुलकित आर्य की तरफ से वकालतनामा लगा दिया था, तो उसका भी हमने विरोध किया। उसके बाद उन्हें सरकारी वकील से हटाया गया अमित सजवाण को। उसके बाद जो है जितेंद्र रावत जी जो शासकीय अधिवक्ता है वो वहां पे सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से लीडिंग अधिवक्ता वो रहते हैं वहां पे, और प्राइवेट अधिवक्ता बहुत सारे आधे दर्जन के आसपास वहां पे रहते हैं, जिसमें सरिता रानी जी हैं, अजय पंत जी हैं, बर्थवाल जी हैं, मैं स्वयं भी रहता हूं। हालांकि बाद में मुझे भी वहां पे खड़े नहीं होने दिया गया ये हवाला देकर कि मेरा जो लाइसेंस है वकालत का वो रिन्यू नहीं है। चलिए वो तो रिन्यू हो जाएगा, मैं तो वहां पे एक सपोर्टिंग एडवोकेट था, मैं लीड तो वहां पे कर नहीं रहा था। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे प्राइवेट जो एडवोकेट हैं वो नहीं है। लेकिन अब मैं आपको मुख्य समस्या बताता हूं कि यहाँ पे मुख्य समस्या रावत जी के साथ कहां पे आ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि रावत जी जिस तरीके से वहां पे, क्योंकि अभी वहां पे बयान हो रहे हैं और जो मेरे अधिवक्ता मित्र होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि बयानों का कितना महत्व होता है केस में। और क्रिमिनल केस में जब बयान दर्ज होते हैं, अगर बयानों की डिलीवरी सही नहीं हुई, बयान सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुए, तो फिर एक केस आपका बैठ जाएगा, केस आपका खत्म हो जाएगा। और यही कहीं ना कहीं अंकिता केस में हो रहा है। जो भी बयान देने के लिए आ रहे हैं गवाह, वो बहुत ईमानदारी से, बहुत मजबूती से अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। लेकिन जितेंद्र रावत जी पे आरोप ये है कि जब बयानों की डिलीवरी हो रही है उस समय जो गवाह कहना चाह रहा है और जो उससे कहलवाया जा रहा है या जो रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें लगातार एक बहुत बड़ी खामी आ रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि करीब एक दर्जन गवाहों ने जो है वहां पे अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, जिसमें अभिनव, उसके भाई कुश के और विवेक आर्य, 3 लोगों के बयान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और उसमें क्या, मैं आपको एज ए एग्जाम्पल एक खामी देता हूं। जो 164 के बयान हैं कुश के या अभिनव के, उसमें वो कहता है कि 18 सितंबर को जिस दिन अंकिता की हत्या हुई है, उस दिन दिन भर जो है पुलकित आर्य अंकिता के कमरे में घुसा हुआ था और बीच में एक बार अंकिता बाहर आई और हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, तो वो उसका मुंह भींच के अंदर ले गया। अब बयान वहां पे दर्ज हो गया है कि वो खींच के अंदर ले गया। देखिए इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है ना। आप कहना चाह रहे हैं कि मुंह भींच के ले गया, 164 में मुंह भींच के लिखा हुआ है, और जब आप कोर्ट में बयान दर्ज हो रहा है तो वो खींच के हो गया। तो देखिए ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो देखिए अब कोर्ट का मैटर है और जो माननीय जज साहिबा है वो भी इसका संज्ञान लेंगी, क्योंकि लगातार ऐसा हो रहा है कि 164 का जो बयान था, मुंह भींच के ले जाने को आप खींच के कैसे बता सकते हैं। और उसी में कुछ का, अभिनव के इस तरह के बयान थे कि उसको गलत जगह टच किया जा रहा था अंकिता को। समझ रहे हैं आप इस बात को? और इसको सिंपली खींच के बना देंगे आप, तो ये तो ज्यादा कुछ बना नहीं फिर मामला। अर्थ का जो अनर्थ है वो यहीं से हो जाएगा। सेक्शन कोई और लगना है, सेक्शन लग जाएगा कोई और। चलिए यहां तक भी बात चलती रही। और दूसरा, जितेंद्र रावत जी के साथ दिक्कत ये है कि जो सपोर्टिंग एडवोकेट हैं, जो प्राइवेट एडवोकेट हैं, जो अंकिता के हमारे परिजनों ने नियुक्त कर रखा, जिन्हें, उन्हें जितेंद्र रावत जी कुछ बोलने नहीं देते। हम लोगों की हमेशा कोशिश होती है कि जितेंद्र रावत जी को ये बताएं कि भाई इस बयानों में ये चीज ना छूट जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आनी चाहिए, क्योंकि तभी केस मजबूत हो पाएगा। लेकिन जितेंद्र रावत जी वहां पे किसी को एक शब्द भी नहीं बोलते हैं।
इवन एक दो बार मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, या पंत जी ने कुछ बोलने की कोशिश की, या सरिता रानी जी ने कुछ बोलने की कोशिश की, तो उन्होंने उनको झिड़की लगा दी कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं यहाँ पे बैन रिकॉर्ड करा रहा हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करवाना है। तो ठीक है साहब, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, तो इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपके जो बयान हैं 164 के, वो सही ढंग से दर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं? चलिए यहां तक भी हम लोग कहीं ना कहीं चलिए सोच रहे थे कि कहीं गड़बड़ नहीं हो रही होगी, कि ये चांस वाली बात होगी कि ऐसा हो गया। उसके बाद विवेक आर्य का जो बयान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था इस केस के लिए। विवेक आर्य ने अपने 164 के बयान में कहा था कि 2 सितंबर 2022 को जो वनंतरा रिजॉर्ट का कमरा नंबर 106 था, उसमें सौरभ भास्कर ने अंकिता को कुछ ड्रिंक्स पिला के या कुछ इस तरह की ड्रिंक देके, जिससे वो होश में नहीं थी, उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया। और जब ये बयान दर्ज हो रहे थे तो इस रेप को ये बता दिया गया कि रेप की कोशिश हुई, और कहीं ना कहीं परिजनों का यह आरोप है कि गवाह के मुंह में शब्द डाले गए कि रेप को रेप की कोशिश बोलो। तो देखिए कहीं ना कहीं लगातार जो जितेंद्र रावत जी का व्यवहार है वो संदिग्ध बना हुआ है, और जो गवाह के जो मुख्य बिंदु होता है गवाही का, जिसपे सेक्शन बनता है, देखिए ये जो रेप होना, आप समझ रहे हैं 376 बनेगा, 376 का सब सेक्शन बनेगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि रेप का प्रयास हुआ या छेड़खानी हुई तो 354 बन जाएगा। 376 की सजा उम्र कैद तक आपकी हो सकती है, अगर उसके साथ हत्या भी जोड़ दी जाए तो वो मृत्युदंड भी मिल सकता है। और 354 में क्या सजा होती है, वो बहुत ज्यादा कुछ सालों की सजा हो जाएगी। तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है केस में। तो इन चीजों की वजह से लगातार परिजन भी चिंतित हैं और हम भी चिंतित हैं, और हमने डीएम साहब को भी बताई ये बात, और उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए बता दिया है कि अगर आप चाह रहे हैं कि वाकई अंकिता को इस केस में न्याय मिलना चाहिए, तो ऐसे में तो न्याय नहीं मिल पाएगा। या तो इसमें विशेष लोक अभियोजक आप बदलिए, लेकिन करीब हम 2 महीने से इस बात को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है कि बयान सही ढंग से, गवाह ईमानदारी से बयान दे रहा है, लेकिन जब उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जब उसे दर्ज किया जा रहा है, तो वो जो कहना चाह रहा है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। इसका तो बहुत बड़ा इंपैक्ट मुकदमे पे आ जाएगा। तो ये हमारा कहना है, और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात को, परिजनों की बात को नहीं सुना जा रहा है, माँ बाप की बात को नहीं सुना जा रहा है। एक तो पहलू ये है कोर्ट का कि कोर्ट में जितेंद्र रावत जी क्या कह रहे हैं। दूसरा पहलू यह है कि जितेंद्र रावत जी के बेटे अभिनव चिराग रावत और उनकी बेटी का एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें तरह तरह के वीडियो, अनाप शनाप वीडियो मैं उन्हें कहूंगा, वो अपलोड किए जाते हैं अंकिता केस के बारे में, जिसमें अंकिता केस के बारे में तमाम किस्म की ऐसी बात की जाती हैं जिनपे संदेह होता है कि ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं। जिसमें कहीं उनकी बेटी कहती है कि मेरे पिताजी पुलकित को मिले। भाई आपके पिताजी पुलकित को क्यों मिले, वो तो आरोपी है, उसको मिलने की क्या वजह हो सकती है। कहीं ये वीडियो बनता है कि हमने एक नई कार ले ली है, हमने एक एंड्रॉयड फोन ले लिया है। सुनने में आया कि आजकल उनका नया मकान भी बन रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि ये आपकी जो आपका लाइफ स्टाइल है उसमें एक ड्रेस्टिक चेंज अंकिता जो केस चल रहा है उसके दौरान कैसे आया। मेरा ये कहना है कि आपको इस दौरान एक संयमित व्यवहार करना चाहिए, एक जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका पूरे जो उत्तराखंड के लोग हैं, देश के लोग हैं, विदेशों के जो लोग हैं, वो आप पर टकटकी लगा के देख रहे हैं कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से आपका कोर्ट के बाहर भी व्यवहार है। अंकिता केस का आप एक मखौल जैसा यूट्यूब चैनल पे नहीं बना सकते। हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, और मैंने कभी इस तरह से एक मजाकिया लहजे में या कुछ व्यूअर्स जोड़ने के लिए ऐसे वीडियो नहीं बनाया। हमें आवश्यकता नहीं है। हम पत्रकार हैं, अगर हम कुछ वीडियो बनाते भी हैं तो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, और हमने पूरी कोशिश की है कि कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारी तरफ से ना हो। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा जितेंद्र रावत जी बीच में, मैं आपको ये भी बता दूं कि बीच में एक डेट को जज साहिबा नहीं थी, छुट्टी पे थी,
तो जितेंद्र रावत जी कभी बताते भी नहीं है कि आज आप मत आइए। आप सोचिए, आप अगर डोप सिरकोट से हम कोटद्वार पहुंच जाते और उस दिन जज नहीं थी वहां पे, तो हमारा कितना समय और पैसा बर्बाद होता, परेशान अलग होते माँ बाप। तो ना तो वो कोई ढंग से बात करते हैं, और अंकिता की माँ का और पिता का ये भी कहना है कि एक दो बार उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया। तो ये तमाम चीजें हैं जो कारण है इसके कि उनका जो व्यवहार है वो तो बहुत ज्यादा नम्र नहीं है परिजनों के साथ। साथ ही जिस तरह से बयान दर्ज हो रहे हैं वो भी उस तरह से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से गवाह बोल रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जितेंद्र रावत जी आप ही वहां पे लीडिंग काउंसिल हैं, एसआईटी के काउंसिल हैं, राज्य सरकार के काउंसिल हैं। और अगर कल मुकदमा बैठता है या इसमें अंकिता को जस्टिस उस तरह से नहीं मिल पाता तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी होगी। और मैंने ये बात धामी जी को भी बताई है, मैंने ये बात डीएम साहब को भी बताई है कि मुकदमे का अगर हश्र बुरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी होगी। क्योंकि हम लगातार शिकायत कर रहे हैं कि पहले अमित सजवाण जो कि सरकारी वकील थे और जो पुलकित आर्य की तरफ से जिन्होंने वकालतनामा लगाया, चलिए आपने उन्हें हटा दिया। अब जितेंद्र रावत, उनका व्यवहार भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और क्योंकि दूसरा पक्ष जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, कई हमें गवाहों ने कोर्ट के बाहर ये भी बताया कि उन्हें इन्फ्लुएंस किया गया, उन्हें पैसा ऑफर किया गया, लेकिन वो नहीं बिके। और हमारा ही कहना है कि जब हमारे गवाह, इस केस के गवाह ईमानदारी से बयान दर्ज करा रहे हैं तो कोर्ट में बयान ईमानदारी से क्यों दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी लोग इस केस से कानूनी रूप से जुड़े हुए हैं, कि जिंदगी में पैसा कमाने का आपको बहुत मौका मिलेगा, आप बहुत अच्छी फीस ले सकते हैं, लेकिन जो आत्मसम्मान, जो स्वाभिमान उत्तराखंड के लोगों को, देश के लोगों को, समाज को आप दिलवाएंगे, उसकी कीमत जो है उस पैसे से कई गुना ज्यादा होगी। जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, इस केस को पैसा कमाने की दृष्टि से ना देखा जाए, इस केस को एक जुनून की तरह लड़ा जाए और उस बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह के कृत्य ना हो। और दुर्भाग्य है कि हमारे जो अधिवक्ता हैं ये पहाड़ी समाज से ही आते हैं, और ये अमित सजवाण और जितेंद्र रावत दोनों पौड़ी जिले के ही हैं, और उनके द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। ये और ज्यादा हमारे लिए सोचनीय हो जाता है कि आखिरकार हमारे पहाड़ के लोगों को हो क्या गया है। क्या आप लोगों की बेटियां नहीं है? क्या आपकी बेटियों के साथ कल कुछ गलत नहीं हो सकता? क्या पुलकित आर्य जैसा बहसी आपके बेटी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियों की सुरक्षा हो तो पुलकित आर्य जैसे दरिंदों को आज ही दंडित करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें आज दंडित नहीं कर पाएंगे तो कल आपकी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। तो बहरहाल जो भी है, कुछ कमेंट आ रहे हैं, जितेंद्र रावत भी उन्हीं का जूनियर है। जी हाँ, जो जितेंद्र रावत जूनियर है वो अमित सजवाण के साथ पैरवी करते हैं, वो दूसरे हैं, वो भी पौड़ी से हैं। जो जितेंद्र रावत हैं वो भी पौड़ी से हैं। जो जितेंद्र रावत जूनियर हैं, जो कद में भी छोटे हैं और उम्र में भी छोटे हैं, वो अमित सजवाण के जूनियर हैं, और वो भी पौड़ी के हैं, पौड़ी शहर के ही हैं। और दुर्भाग्य से वो पुलकित आर्य की तरफ खड़े हैं। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए, मैं जो ये लाइव आया हूं, मेरा एक दायित्व था, और मुझसे ही सवाल पूछते हैं लोग, क्योंकि मैं ही इस केस में लगातार रहता हूं। तो मेरा एक दायित्व था कि मैं आपको बताऊं कि सच्चाई क्या है। जहां गवाह ईमानदारी से बयान दर्ज करा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता इसकी पैरवी कर रहे हैं केस की, उनकी ईमानदारी पे बड़े बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। और मैं बता दूं कि 9 तारीख को इसमें अगली सुनवाई है, और मैंने बहुत मुश्किल से अंकिता के माँ बाप को समझाया है कि आप लोग परेशान ना हो। और वो इतने नाराज हैं, इतने परेशान हैं कि वो धरने पे बैठने को तैयार हैं कि हम कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पे बैठ जाएंगे अगर इस अधिवक्ता को हटाया नहीं गया। क्योंकि वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि जब बयान ही सही ढंग से दर्ज नहीं होंगे तो अंकिता को इंसाफ मिलेगा कैसे। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो को सभी लोग देख रहे होंगे, और मेरा तो पुलिस के आला अधिकारियों से भी अनुरोध है, जो कि लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी मैं देख रहा हूं कि मेरे खिलाफ जो आपने वहां पे एफिडेविट लगाए हैं,
उसमें आप जिक्र करते हैं कि आशुतोष नेगी ने फेसबुक में, सोशल मीडिया में इस तरह का वीडियो पोस्ट किया, तो क्यों नहीं आपकी नजर जितेंद्र रावत के यूट्यूब वीडियो पे पड़ती? कहाँ आपका LIU चला जाता है, कहाँ आपका सर्विलांस है, कहाँ आपका पूरा सिस्टम है? क्या आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं पुलिस पर भी कि आपको आशुतोष नेगी का कोई पुराना केस तो दिखाई दे रहा है। जिन केसों में FIR लग चुकी है, जिन केसों में मैं निर्दोष साबित हो चुका हूं, जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, जो पेड़ कटान का मुकदमा मुझ पे है, जिसमें मुझ पर एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया गया, वो वन मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ एक तरह से वो मुकदमा है। वो वन मंत्री थे और उनकी विधानसभा में हजारों की संख्या में हरे पेड़ काटे गए। उसमें PIL भी हाईकोर्ट में चल रही है, आपने उस पक्ष को तो नहीं देखा। और मुझ पे जबरन एक्सटॉर्शन का आरोप लगा दिया गया, वो आरोप साबित नहीं हुआ, ना आपके पास कोई साक्ष्य है। जो और दूसरे मुकदमे थे जिसमें मैंने किसी के खिलाफ कोई खबर बनाई तो उसने मुझ पे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया, किसी ने कह दिया कि ये हमें जो है परेशान कर रहे हैं, हमारा जो है एक तरह से हमारी जो है बेइज्जती कर रहे हैं आशुतोष नेगी, हमारी मानहानि कर रहे हैं, इस तरह के मुकदमे हैं। कोई मुझ पे बलात्कार, कोई हत्या या कोई इस तरह का मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं। और SIT और पुलिस तमाम किस्म के मेरे खिलाफ बातें रख के, अरे भाई आप जो जवाब दे रहे हैं कोर्ट में, जो एफिडेविट काउंटर फाइल करते हैं आप, क्या वो आशुतोष नेगी क्रिमिनल है क्या? आशुतोष नेगी तो आपको सपोर्ट करने के लिए है कोर्ट में कि आपकी जो जांच है उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो खामियां रह गई उनकी ओर आपको इंगित कर रहा है। आप आशुतोष नेगी को टारगेट करते हैं, हाईकोर्ट में टारगेट करते हैं, काउंटर एफिडेविट लगा के अनाप शनाप आरोप मुझ पर लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं। अब जुलाई में जब वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो मैं काउंटर एफिडेविट जो आपने, जो सुयाल जो डिप्टी SP हैं बॉडी के, उनके सारे जो मुझ पे आरोप हैं, उनके सिग्नेचर से वो काउंटर एफिडेविट है, उसके जवाब दूंगा। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो अंकिता केस में जो पैरवी कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी खामियां छोड़ दे रहे हैं। जिस तरह से जितेंद्र रावत जी के खिलाफ अब माँ बाप ने एप्लीकेशन दी है जिलाधिकारी को, तो आप वो क्यों नहीं देखते हैं? वो क्यों आपको नहीं दिखाई देता है? तो कहीं ना कहीं आप लोग भी जिम्मेदार हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं। और मैं धामी जी से अनुरोध करता हूं कि कल ये मुकदमा अगर गड़बड़ होता है और इनको उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं मिलती है, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी। क्योंकि हम लगातार पिछले कई महीनों से आपको बता रहे हैं कि इसमें पूरा जो आपका पुलिस का सिस्टम है, जो आपके वकील है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और आप हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। बहरहाल अभी 9 तारीख को अगली सुनवाई है और अंकिता के माँ बाप ने अनुरोध किया है मुख्यमंत्री जी से, DM साहब से, कि एक नया विशेष लोक अभियोजक जो कि उनकी सहमति से हो, जिसकी ईमानदारी और निष्ठा पे संदेह न हो। देखिए, हमें योग्यता वाला बहुत बड़ा वकील नहीं चाहिए, हमें चाहिए वहां पे ईमानदार वकील। कोई बहुत ज्यादा उस मुकदमे में ऐसी चीज नहीं है कि गवाही दर्ज करते समय कोई बहुत ज्यादा टैलेंट वहां पे दिखाना हो, वो कोई भी करा सकता है दर्ज। लेकिन ईमानदार और इस केस के प्रति समर्पित जुनून के साथ जो मुकदमा लड़ सके, इस तरह का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अंकिता के माँ बाप की तरफ से सरकार को संदेश भी देना चाहता हूं कि मैंने व्यक्तिगत प्रयासों से अभी अंकिता के माँ बाप को धरने पर बैठने से रोका है। यह भी संभव है कि 9 तारीख से पहले अगर आप एक नया विशेष लोक अभियोजक अंकिता केस के लिए नियुक्त नहीं करते, तो संभवतः अंकिता के माँ बाप पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर या मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा या जहां वो चाहेंगे वहां पर धरने भी बैठ सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो ये मैं कहना चाहता हूं और इसी वजह से मैं आज लाइव आया था सुबह। आप लोग भी इस बात को समझ चुके होंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि जो विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत हैं, उन्हें केस से हटाने की मांग की जा रही है माँ बाप द्वारा। क्योंकि लगातार इस तरह का चल रहा है इस केस में कि अगर बयान सही ढंग से दर्ज नहीं हुए तो फिर ये मुकदमा खराब हो जाएगा और जो गवाह ईमानदारी से बयान दर्ज करा रहे हैं उनकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी, हमारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, आप सुबह सुबह मेरे साथ जुड़े और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। और जो अंकिता केस है या जो उत्तराखंड के तमाम मुद्दे हैं और
हमारे साथ, पहाड़ी लोगों के साथ विशेष तौर पे जहां भी अन्याय होगा वहां पे जागो उत्तराखंड मुखर रूप से आपके बीच में आएगा और सरकार के कानों तक और आंखों तक इस बात को जरूर पहुंचाएगा कि उत्तराखंड के लोगों के साथ, मूल निवासियों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। जय उत्तराखंड, जागो उत्तराखंड। धन्यवाद।